हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे। ठीक है, तो एक हल्का सा रिकैप कर लेते हैं पहले। तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि एटम्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, उसके ऊपर 4 थ्योरी आई थी। फर्स्ट थी कोसल ल्यूइस अप्रोच, सेकंड थी VSEPR थ्योरी, थर्ड VBT और फोर्थ थी MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी के अंदर हमने ये पढ़ा था, जो कि हमें कोसल ल्यूइस ने बताया था, कि कोई भी एटम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन इसलिए करता है ताकि वो स्टेबल हो सके वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। ठीक है, फिर कोसल ल्यूइस ने ये बताया था कि कोई भी जो एटम होता है अपना जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए उस पर 2 तरीके होते हैं। पहला तो होता है ये कि वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे। ठीक है, उससे वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। दूसरा होता है ये कि वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है काफ़ी सारा। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे ही था। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। ठीक है, एक होता है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया हमने। उस जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ऑक्टेट पूरा होता है तो हम उसको बोल देते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयना ये बात समझ में? ठीक है, तो अभी तक हमने इतना पढ़ा था और आज हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको बताया कि एटम कैन अटेन ऑक्टेट, एटम अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है तो वो 2 तरीके से कर सकता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करेगा वो, या वो शेयरिंग करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो अगर ट्रांसफर हो रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसको बोल दूंगा मैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और अगर शेयरिंग हो रही है उसको बोल देंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड। ये बात समझ आ गई क्या? है ना? तो आज हम सारी चीज़ें जो पढ़ेंगे वो आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने अभी तक जितना पढ़ा वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पढ़ी हमने अभी तक, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ही था। ठीक है, तो अभी हम ये सब नोट्स हैं, पहले मैं समझाऊंगा आपको, है ना, और फिर आपके रिवीजन के लिए ये नोट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर पढ़ेंगे हम, मतलब अगर आपको आयनिक बॉन्ड को समझना है ना तो आपको ना 3 चीजें समझनी पड़ेगी। पहले तो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, और जितने इनके नाम टिपिकल लग रहे हैं ना इतना इनमें कुछ है नहीं। ठीक है, आपको अभी समझ आएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और थर्ड है लैटिस एनर्जी। अब देखो सुनो, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? जितनी एनर्जी हम किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी हमारी लगती है उसको मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दूंगा। आप इसका एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हो कि भाई कोई हमारा फ्रेंड है और उस पे ना बहुत पैसा है ना, मतलब वो रिच है और हमको ना उससे ना पैसे मांगने हैं। ठीक है, तो अब हमारी कुछ एनर्जी तो लगेगी ना उससे पैसे मांगने में, वो दे भी देगा आसानी से, लेकिन हमको कुछ एनर्जी तो लगानी पड़ेगी ना, उसको बोलना पड़ेगा ना, कुछ एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना। तो जितना एफर्ट जितनी एनर्जी हमारी लग रही है वो उससे पैसे लेने में, उसको मैं इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दूंगा। अब ऐसा पैसे तो होते नहीं हमारे पास, तो एटम होता है, कोई एटम होता है और उसका इलेक्ट्रॉन होता है। तो पैसे, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पैसे मान लेंगे। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर किसी एटम से हमको एक इलेक्ट्रॉन लेना हो, उसमें बहुत इलेक्ट्रॉन है, हमको उससे बस एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो जितनी हमारी एनर्जी लगेगी ना उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलवाने में, ठीक है, उसको मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दूंगा। आई क्या बात समझ में? सिंपल है ना भाई, हमको जितनी एनर्जी लगी किसी एटम से उसका एक इलेक्ट्रॉन निकलवाने में, उसको मैंने सिंपल आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दिया।
ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लो, जैसे हमारे पास सोडियम है, Na है हमारे पास, ठीक है। इसमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, ठीक है। अब हमको ना ये ना इससे ना निकलवाना, हमको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हम इसको बोलेंगे कि भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इजीली दे देगा, मतलब हमारी थोड़ी बहुत ही एनर्जी लगेगी इसमें, और वो जो थोड़ी बहुत ही एनर्जी होगी उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल देंगे, ठीक है। तो इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, और क्योंकि इसने दे दिया, क्योंकि ये बंदा किसी को अपनी चीज दे रहा है, तो ये पॉजिटिव बंदा हो गया, तो हमने इसके ऊपर पॉजिटिव लगा दिया। आई क्या ये बात समझ, ठीक है। तो हमारे पास Na पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अब सेकंड इसके बारे में देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी एक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है कि हम किसी को, जिसको नीड है, उसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। नॉर्मल सी चीज ये है कि किसी कोई एक पुअर बंदा है, उसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वो तो एकदम से ले लेगा ना, है ना। वो उसके लिए तो हमें कुछ एनर्जी लगानी ही नहीं पड़ेगी भाई। पहले तो हम ना चीज को मांग रहे थे, तो वहां पे कुछ एनर्जी लग रही थी हमारी, पर अब तो यार हमको देने हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसमें थोड़ी ही ना एनर्जी लगेगी। आई ना बात समझ में, ये तो उल्टा एनर्जी देगा, मतलब जब हमने हमने इस हमारी एनर्जी लगी बंदे से इलेक्ट्रॉन लेने में, ठीक है। अब हमको वो इलेक्ट्रॉन किसी और को देने हैं, ठीक है, तो हमारी तो कुछ एनर्जी नहीं लगने की, और उल्टा वो बंदा पुअर है, उस पे है नहीं इलेक्ट्रॉन, हमने उसके सामने इलेक्ट्रॉन किया, उसने फट से ले लिया, ऊपर से वो एनर्जी रिलीज करेगा, जब वो उड़ाएगा उन्हें। भाई अगर मैं, जैसा एक पुअर बंदा है, मैं उसको बोल दूं कि भाई ये 1000 रुपए है, ये ले लो आप, तो मुझे एफर्ट थोड़े ना करने पड़ेंगे यार, वो एकदम से ले लेगा और वो एनर्जी रिलीज करेगा, वो उनको उड़ाएगा, ठीक है भाई। वो अपनी जरूरत में भी यूज कर सकता है, पर मैं बोल रहा हूँ कि वो वहां पे एनर्जी वो रिलीज करेगा, हमको एनर्जी देनी नहीं पड़ने की, वो अपने आप से हमारे पास, हमको कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ने को, सिंपल बोलेंगे कि भाई 1000 रुपये ले लो, वो ले लेगा, उन्हें उड़ा देगा, तो वहां पे एनर्जी रिलीज हुई। आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमने एनर्जी दी, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकला, क्योंकि हमने एनर्जी दी तो उसको बोल देंगे हम एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस। इधर ये मैंने ऐसे मतलब गंदी सी राइटिंग में है ना, तो इधर हम अभी इधर ये जो नोट्स लिखे हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, तो साफ साफ उधर लिखा हुआ है। तो क्योंकि हमने उसको एनर्जी दी, और जहाँ पे हम किसी को एनर्जी देते हैं उस प्रोसेस को बोल देते हैं हम एंडोथर्मिक, और नाम में ही देख लो ना, एंडो आ रहा है, एंडो मतलब दो आ रहा है ना इसमें, ठीक है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होती है जहाँ पे हमको अपनी एनर्जी किसी को देनी होती है, उसको बोल देंगे हम एंडोथर्मिक प्रोसेस। और क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमको एनर्जी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और हम उसको किसी ऐसे एटम को दे रहे हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वहां पे हमें एनर्जी देने की नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये वाली प्रोसेस हो जाएगी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक वो वाली प्रोसेस होती है जिसमें हमारी एनर्जी नहीं यूज होती, बल्कि जिसको हम कोई चीज देना चाह रहे हैं वो एनर्जी रिलीज करेगा। आई ना बात समझ में, ठीक है। तो ये होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस। सिंपल दोबारा बता रहा हूँ, एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होती है जिनको जिस प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो उसमें हमें एनर्जी देने की जरूरत पड़ रही है, एक्सोथर्मिक में प्रोसेस से अपने आप एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का एग्जांपल था Na, और इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एग्जांपल अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास Cl है, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो हमने क्या किया,
भाई हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया था, हमारी कुछ एनर्जी लगी, लेकिन हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है। अब हमको वो इलेक्ट्रॉन मानने की बात है, हमको इसको देना है, तो हम दे देंगे सिंपल इसको, हमारी एनर्जी थोड़ी ना लगेगी और ये एकदम से ले भी लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और लेके ये एनर्जी रिलीज करेगा, इसीलिए हो जाएगी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। आई बात समझ में? तो क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर है क्या ये बात? सिंपल सी चीज है। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकालने में जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब लैटिस एनर्जी समझो। अब हमारे पास दो चीजें होगी, एक तो हो गया Na पॉजिटिव, एक हो गया Cl नेगेटिव। इसके लिए हमको आयनाइजेशन एंथैल्पी लगी और इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगी। जब ये दोनों मिल जाएंगे और एनर्जी जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको बोल देंगे हम लैटिस एनर्जी। आई क्या बात समझ में भाई? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अगर ये मिल जाए, तो जब भी कोई चीज मिलती है, अगर कोई रिलेशनशिप वगैरह या शादी हो रही है किसी की, दो चीजें मिल रही है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे भी एनर्जी रिलीज होती है। वैसे ही यहाँ पे जब Na और Cl मिलके NaCl बनाएंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इस बॉन्ड को बोल देंगे हम आयनिक बॉन्ड। फॉर्मेशन कैसा हो, किस तरीके से हुआ? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, और जितनी एनर्जी रिलीज हुई इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में उसको मैं लैटिस एनर्जी बोल दूंगा। आई क्या ये बात समझ में? ठीक है। तो मैं दो तरीके से लैटिस एनर्जी बता सकता हूँ आपको। ये तो हमारे लैटिस एनर्जी, एक तो मैं ऐसे बोल दूं कि NaCl के फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसको मैं लैटिस एनर्जी बोल दूंगा, या मैं ऐसे बोल दूंगा कि जितनी एनर्जी इनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन में लगी है उतनी एनर्जी तब भी तो लगेगी जब मैं इनको तोड़ दूंगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि Na और Cl को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको मैं लैटिस एनर्जी बोल दूंगा। आई क्या बात समझ में? ठीक है। तो हमने सिंपल अभी तक तीन ही चीज पढ़ी है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी हमारी लगेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें एनर्जी लगती नहीं बल्कि प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। लैटिस एनर्जी, जब हमारे पास एक कैटायन और एनायन Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन होता है, इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तब जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको मैं लैटिस एनर्जी बोल दूंगा, ठीक है। अभी हम ये चीजें लिखी हुई भी पढ़ेंगे, एक बार दोबारा समझा दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, एक जगह ना अब बस मतलब बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, बस एक पॉइंट रह गया कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये एक्सोथर्मिक है, मतलब ये एनर्जी रिलीज कर रही है, एनर्जी ये रिलीज कर रही है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन हम किसी ऐसे बंदे को दें जिसके पास पहले से ही बहुत सारे, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, या मैं बोल दूं कि भाई हमें ना किसी ऐसे बंदे को पैसे देने हैं जिसपे अपना ही बहुत ज्यादा पैसा है ना, तो वो तो आसानी से नहीं लेगा। भाई किसी के पास अपना इतना पैसा है और हमें उसको 500 या 1000 रुपए देने हैं, तो वो थोड़े ना लेगा, उसमें हमारी एनर्जी लगेगी। फिर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक नहीं रहेगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। और वो ऐसे एलिमेंट्स कौन से होते हैं? नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस जो होती हैं उनका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अगर मैं उनको फ्री का इलेक्ट्रॉन दूं तो वो तो नहीं लेंगे ना उसको आसानी से, वो तो बोलेंगे कि हमारे पास तो है, हमें नहीं चाहिए, हम पहले से स्टेबल है। लेकिन अगर मैं उनको जबरदस्ती दूं, उस जबरदस्ती देने का मतलब है मुझे अपनी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, फिर वो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैसे तो 98% में एक्सोथर्मिक होती है, इस प्रोसेस में हमको एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैसेस की देखें, ठीक है, वहां पे हमको एंडोथर्मिक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास पहले से बहुत इलेक्ट्रॉन है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी
एनर्जी लगानी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा उनको वो इलेक्ट्रॉन देने में। आई बात समझ में? ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको बताया उसको हम यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं नोट्स, इसमें एक बार पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे तो ये तो हमने देख लिया था कि भाई एटम अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो दो तरीके से कर सकते हैं। तो ट्रांसफर करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, उसको बोल दूंगा मैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, या फिर वो शेयरिंग करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, उसको बोल दूंगा कोवेलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड को पढ़ने के लिए हमको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, पहले तो मैंने बोल दिया कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, समझ में आ गई ना? एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, इस वाली प्रोसेस को कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। एक बात, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। भाई जितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दूंगा। एटम जिससे हम निकाल रहे हैं वो न्यूट्रल होना चाहिए और गैसेस स्टेट में होना चाहिए, मतलब वो गैस की फॉर्म में हो। क्लियर है? ठीक है, इसका एग्जांपल है Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव भाई अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और मैं एनर्जी दे के ये इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फिर प्लस। आई क्या बात समझ में? ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है एक्सोथर्मिक, मींस की एक्सोथर्मिक है तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन में देखें, हम नोबल गैसेस की बात ना करें, तो ये वाली प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, बट फॉर नोबल गैसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, ये वाली प्रोसेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक होगी अगर हम नोबल गैसेस की बात करें। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ना, हम वो ही देते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना है हमको, तो अगर हम वो नॉर्मल किसी एटम को देंगे जिसको नीड है तो प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक। और अगर हम नोबल गैसेस को देना चाहें, क्योंकि नोबल गैसेस को नीड नहीं होती इलेक्ट्रॉन की, उनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, ठीक है, तो वो वाली प्रोसेस फिर आ जाएगी हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है ना ये वाली बात? ठीक है, अब बात आती है लैटिस एनर्जी की। तो लैटिस एनर्जी बोलते हैं कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सॉलिड NaCl इनटू 1 मोल Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये ऐसे बोलते, एक मिनट मोल याद कर लो, अभी बताऊंगा मैं क्या होता है। कि 1 मोल NaCl को मेरे को 1 मोल Na पॉजिटिव और 1 मोल Cl नेगेटिव में तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम बोल देंगे लैटिस एंथैल्पी। अब पहले तो 1 मोल समझ लो, अगर मैं कहीं पे भी 1 मोल बोल दूंगा ना, तो उसका मीनिंग ये है कि वहां पे मैं इतनी चीजों की बात कर रहा हूँ, मैं इतनी सारी चीजों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं कहीं पे 1 मोल बोल दूँ, ठीक है, अगर मैं बोल दूँ मेरे को 1 मोल शादियाँ तुड़वानी है या 1 मोल डिवोर्स करानी है, तो इतने डिवोर्स, ऐसा एंटी नहीं होगा, मतलब मैं ऐसे ही जनरली, ताकि तुम्हारे माइंड में एकदम से बैठ जाए। ठीक है, अगर मैं कहीं पे भी 1 मोल की बात करूँ ना, तो मैं इतना बड़े नंबर की बात करता हूँ। ठीक है, मेरे को मैंने किसी को बोल दिया 1 मोल चॉकलेट दे दो, तो उसको इतनी मोल चॉकलेट देनी पड़ेगी। अभी लैटिस एंथैल्पी में क्या बोल रहे हैं कि 1 मोल NaCl को तुड़वाने में, NaCl अकेला नहीं है, हमको इतने सारे NaCl लेने पड़ेंगे। उनको जब हम तोड़ेंगे और उसको तोड़ने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोल देंगे हम लैटिस एनर्जी। क्लियर है ना ये वाली बात? ठीक है, ठीक है ना? अब आता है कि हमारे पास लैटिस का फॉर्मेशन हो गया। लैटिस एक ना 3D स्ट्रक्चर होता है। लैटिस जैसा हमारे पास ना दो टेनिस बॉल है और मैंने ना उनको ना ऐसे बोल दिया कि ऐसे उनको ना, एक को मैंने सोडियम बोल दिया, एक टेनिस बॉल है उसको मैंने सोडियम बोल दिया, दूसरी टेनिस बॉल है उसको मैंने बोल दिया Cl। ठीक है, तो हमने उनको मिला दिया, NaCl का फॉर्मेशन हो गया। तो ये स्ट्रक्चर 3D बन गया ना। अब 3D स्ट्रक्चर के लिए ना हमको ना कुछ बॉन्ड पैरामीटर पढ़ने होते हैं, कुछ टर्म्स पढ़नी होती है हमको 3D स्ट्रक्चर के लिए। आई बात समझ में? तो वो हम टर्म्स पढ़ेंगे
ठीक है। तो हम 3D स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि हमारे पास लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए लैटिस का फॉर्मेशन तो होगा ही ना, तो लैटिस एक 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके लिए हमको कई सारी चीज़ें पढ़नी होती है। बॉन्ड लेंथ हो गया, एटॉमिक रेडियस होगी, है ना, बॉन्ड एंथैल्पी होगी, बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो अभी हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, बड़ी इजी चीज़ें हैं सब। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, तो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है कि अगर मेरे पास दो एटम है, भाई एक एटम तो ये हो गया, ठीक है, और एक एटम ये हो गया, मैंने इनको मिला दिया। ठीक है, तो इन दोनों के जो न्यूक्लियस हो गया, भाई इसका सेंटर ये हो गया, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, इसका सेंटर ये हो गया, इस पे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो मैं इसको बोल दूंगा कि ये बॉन्ड लेंथ है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, है ना, दो एटम के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको मैं बॉन्ड लेंथ बोल दूंगा। आई ना बात समझ में? ठीक है, तो ये वाली चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है हमारे पास उसको हम ऐसे बोलते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। जो हमारे पास दो एटम है उनके बीच में जो न्यूक्लियाई है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बॉन्ड लेंथ बोल देंगे। ठीक है, आई ना बात समझ में? ठीक है, अच्छा, इक्विलिब्रियम मतलब वो रखे हुए हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है वो। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं बोल दूं कि साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर दूं मैं, भाई हमारे पास पहले तो दोनों सेम साइज के हैं। ठीक है, सेम साइज के हैं हमारे पास, जैसे ये हो गया। अब मैं बोल दूं कि मैं ना इसका एक का साइज इंक्रीज कर दूं, भाई एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा बना दिया मैंने ये, तो इनके बीच की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज नहीं हो जाएगी क्या? सिंपल सी चीज है यार। अब पहले थोड़ा कम थी इनके बीच की बॉन्ड लेंथ, अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे ही बताया हुआ है यहाँ पे कि अगर साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा, हमने साइज बढ़ा दिया एटम का, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? अगर हम मल्टीपल बॉन्ड बना देंगे, मतलब जैसे हमारे पास पहले तो एक बॉन्ड था दो एटम्स के बीच में, फिर दो हो गए, फिर तीन हो गए, मतलब हम बॉन्ड बढ़ा रहे हैं, बॉन्ड इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम बॉन्ड बढ़ाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। एक ये वाली बात ध्यान रखना, है ना, सिंपल है ना यार। बॉन्ड लेंथ कुछ नहीं है, और हमारे पास दो एटम है, उनके जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होगी उसको हम बॉन्ड लेंथ बोल देंगे। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड आता है हमारे पास एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है कि हमारे पास अगर हमारे पास सेम साइज के एटम है, सेम साइज के एटम है, जैसा कि ये है हमारे पास दोनों का दो एटम है और दोनों ही सेम साइज के हैं, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगा उसके हाफ को बोल देंगे हम रेडियस। ठीक है, तो रेडियस क्या होती है? बॉन्ड लेंथ को अगर मैं आधा कर दूं, और किसकी बॉन्ड लेंथ को? सेम एटम्स की बॉन्ड लेंथ को, ठीक है, तो उसको मैं एटॉमिक रेडियस बोल दूंगा। ठीक है ना, ये वाली चीज। अब रेडियस ना कई सारी होती है। कोवेलेंट रेडियस, अगर दो एटम है और वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उसको मैं बोल दूंगा कोवेलेंट रेडियस, उनके बीच की जो रेडियस होगी। अगर दो एटम है और वो आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो हम उनकी रेडियस को आयनिक रेडियस बोल देंगे। अगर मेटालिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो हम मेटालिक रेडियस बोल देंगे। अगर वन डाइपोल मतलब वो ना वन डाइपोल रेडियस जो होती है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें बॉन्ड नहीं होते, मतलब ये नॉन बॉन्डेड सिचुएशन होती है। जैसा भाई हमारे पास कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट तो शेयरिंग से बनता है, तो कोवेलेंट को तो हम ऐसे बनाएंगे, इसकी रेडियस देखेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड में, तो ठीक है ना। आयनिक आयनिक ऐसा बनता है, मतलब ये वाला हो गया आयनिक, ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना वन डाई वॉल की, तो वन डाई वॉल में क्या कंडीशन होती है कि वो एक प्रॉपर दूरी पर होते हैं, उनके बीच में कोई डिस्टेंस होती है ऐसे। तो इनकी रेडियस को अगर मैं बोल दूं, इनकी रेडियस को बोलूंगा मैं वन डाई वॉल रेडियस। ठीक है, तो अब ना एक बात समझना कि जो कोवेलेंट रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर ऐसे मतलब काफी, क्योंकि उन्होंने ना इलेक्ट्रॉन ना शेयर कर रखे हैं, तो उनका ना कुछ पार्ट ना एक दूसरे के अंदर है, मतलब आई ना बात समझ में। लेकिन अगर मैं बात करूं वन डाई वॉल रेडियस की, ठीक है,
तो वॉन डेर वॉल रेडियस की सिचुएशन ये होती है, मतलब वो एक उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है ना। तो हमेशा जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो छोटी होती है वॉन डेर वॉल रेडियस से, ठीक है। वॉन डेर वॉल रेडियस बड़ी होती है, कोवेलेंट रेडियस छोटी होती है, ये वाली बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक ना एनसीईआरटी में ना उन्होंने ना इस चीज का ना एक टिपिकल सा स्ट्रक्चर बना रखा है। उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया कि उन्होंने ना कुछ ऐसा बना दिया ठीक है। और वो ऐसे बोल रहे कि ये तो होगी हमारे पास कोवेलेंट रेडियस ये वाली, है ना, ठीक है। और हमारे पास जो ये वाली है, ये वाली होगी हमारे पास वॉन डेर वॉल, ठीक है। तो अब उसमें ना बहुत टिपिकल सा है ये वाली चीज, पर तुम समझो कि उन्होंने इन दोनों के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन मान लिया, और उन्होंने इस वाले को बोल दिया वॉन डेर वॉल रेडियस का डायग्राम ये वाला है। आई ना बात समझ में, ठीक है। लेकिन हम सिंपल रखेंगे, अगर आप मतलब अब आपको एनसीईआरटी का जो डायग्राम है ना वो भी समझ आ जाएगा, वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। उन्होंने काफी कॉम्प्लिकेटेड सा बना रखा है वो, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस समझ में आ गई हमको, ठीक है। अब आती है बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी को हम ऐसे देखते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ bonds of a particular type between two atoms in a gases। तो ये वाली चीज मैंने आपको अभी भी समझाई थी कि जब भी हमको एक मोल जो हमारे पास मॉलिक्यूल हो उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना हो, एक मोल अभी मैंने लिखी थी ना एक, कि भाई मैंने ऐसे बोला था कि 6.022 into 10⁻23 एक मोल मतलब ये, तो ये ना ऐसे बोल रहे हैं कि एक मोल बॉन्ड्स तोड़ने हैं हमको। एक मोल मतलब भाई किसी एक मोल बंदों के जो बॉन्ड्स है ना वो तोड़ने, अगर हम इन टर्म्स ऑफ वैसे सोशल वाले पहले अगर हम केमिस्ट्री में करें तो एक बॉन्ड सॉरी 1 मोल हमको बॉन्ड्स तोड़ने हैं मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये ऐसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी हमारी एनर्जी लगेगी एक मोल बॉन्ड ब्रेक करने में, जितनी हमारी एनर्जी लग, क्योंकि भाई बहुत एनर्जी लगेगी, है ना, वो जितनी भी होगी उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी बोल देंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज ये है कि बॉन्ड एंथैल्पी वो होती है जब हम एक मोल बॉन्ड तोड़ने में जितनी हमको एनर्जी यूज हो जाती है उसको बोल देंगे हम बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। अब आप ना इसका ना एक एग्जांपल समझो कि जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो हम दो तरीके से देखते हैं। दो तरीके से कैसे देखते हैं कि एक तो मेरे पास मतलब मोनो एटॉमिक है, जैसे हमारे पास H2 होगा, ठीक है, और एक होता है हमारे पास जैसा पॉली एटॉमिक है जैसे H2O है। तो H2 के बीच का बॉन्ड, क्योंकि हम बॉन्ड ही तो तोड़ रहे, एक मोल बॉन्ड तोड़ने, ठीक है। तो अब मैं ना ये बोल रहा हूँ कि मेरे को ना ये वाला बॉन्ड तोड़ना, ठीक है। तो भाई मैंने कुछ एनर्जी लगाई, मैंने कुछ एफर्ट लगाई, ये वाले बॉन्ड टूट गया, ठीक है। अब इसकी देख लो, इस वाले में क्या होता है कि ये ऐसे होता है कुछ, ठीक है। तो मेरे को ना यहाँ पे भी बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं जितनी एनर्जी इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगाऊं उतनी ही एनर्जी इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगाऊं, ऐसा नहीं होता। क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता? अब आप ऐसे बोल सकते हो कि भैया ये है तो एक तरह के बॉन्ड, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो दोनों को तोड़ने के लिए सेम एनर्जी चाहिए होगी ना, है ना। पर ऐसा नहीं होता, हमको जो पहला बॉन्ड तोड़ते हैं ना उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। अगर मैं बोल दूं कि इसको पहले बॉन्ड को तोड़ने के लिए मेरे को 500 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी लगेगी, तो इसको लगेगी 400। अब आप बोलोगे कि भैया यार ऐसे कैसे पॉसिबल है,
अब ऐसा होता है ना कि जैसे दोनों सेम चीजें हैं, अब हमने कुछ एनर्जी लगा के ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया। अब जो सेकंड वाली चीज है वो ये देखेगी ना कि यार ये भी तो हमारे जैसे ही था ना, मतलब OH बॉन्ड था ना, तो अब ये टूट गया तो ये मैं भी टूट जाता हूँ, तो उसको तोड़ने में इतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे एक मेरा दोस्त है, उसका क्या है कि जैसा हमको बोलना कि भाई हम ना ट्रिप पे चल रहे है ना, तो हमको ना वो ऐसा हाँ नहीं बोल देगा। मतलब हम अगर उसे ट्रिप पे ले जाना है तो पहले उसकी सहेली है उससे पूछना पड़ेगा कि कि वो ट्रिप पे चल सकता है क्या हमारे साथ, तो वो उसने अगर बोल दी कि हाँ ठीक है चला जाएगा, तो हमने जितनी एनर्जी लगी हमारी उससे हाँ बुलवाने में, उस बंदे से हाँ बुलवाने में उतना टाइम नहीं लगने का, उतनी एनर्जी नहीं लगने की, है ना, उतने एफर्ट नहीं लगने को, फट से बोल देगा कि हाँ ठीक है चलो, जब बोल दिया उसने बोल दिया तो कुछ सोच के बोल रहा होगा, ठीक है चले जाते हैं। लेकिन ये वही वाली कंडीशन हो गई ना कि पहले वाले ने हाँ बोल दी, तो दूसरे वाले के लिए इतने एफर्ट नहीं करने पड़े हमें। अगर पहले काम कोई 500 पे हो रहा था तो दूसरे वाले 400 पे ही हो गया। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल। अगर हमारे पास मोनो एटॉमिक है तो हमारे पास H और H के बीच में बॉन्ड है, तो इसको जैसे तोड़ने के लिए हमको 435.8 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब जैसे ये हो गया हमारे पास पॉली एटॉमिक है, हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो सेम तरह के बॉन्ड होते हैं, तो जिस बॉन्ड को हम पहले तोड़ेंगे उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, और जिसको हम बाद में तोड़ेंगे उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी। अब ये दो चीज़ें बचती हैं, एक तो हो गया बॉन्ड एंगल, तो एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, तो जो दो बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास, जैसा दो बॉन्ड हो गया हमारे पास, इस वाले में भी ये हो गया कि इस वाले में हो गया हमारे पास एक ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि जो दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल होता है, जैसे ये हो गया 1.4 डिग्री, तो इसको हम बोल देंगे बॉन्ड एंगल। तो अब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया आप तो ना ऐसे बोल रहे थे कि बॉन्ड कुछ नहीं होता, वो तो एक अट्रैक्शन होता है, फिर आपने ये एंगल कैसे बना दिया। तो देखो सुनो, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, तो वो बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जो एटम होते हैं उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वो वैलेंस शेल में उनकी, तो जैसे दो एटम है और वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जो एंगल उनकी वैलेंस शेल में बनेगा, भाई जब वो मिलेंगे आपस में मिलेंगे तो वो कुछ एंगल बनाएगी ना उनकी वैलेंस शेल, तो उस वाले को बोल देंगे हम कि उनके बीच का जो एंगल होगा, ठीक है। तो आप इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे याद कर लेना कि भाई जब एंगल जो दो बॉन्ड्स के बीच एंगल होता है उसको हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं, ठीक है। हेल्प इन डिटरमाइनिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इससे हमको मॉलिक्यूल की शेप का पता चल जाता है, ठीक है, कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी है, ठीक है। एक फिफ्थ वाला ये है कि बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर तो सिंपल सा होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल में अगर भाई हमारे पास जैसे ये हो गया, इसके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। अगर मेरे पास ये हो गया जैसा कहीं पे ये वाली चीज होगी तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। अगर हमारे पास ये आ गया एग्जांपल तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। मींस कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स है ना, जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है ना उनको बोल देंगे हम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, इसमें 2 है तो इसका हो गया 2, इस इनमें 3 है तो इसका हो जाएगा 3। आई ना ये वाली बात समझ। ठीक हो गया है ना। अब एक चीज ये भी समझ लो कि अगर हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ लो जिन पे दोनों पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, जैसे कि हमारे पास ये है F2, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 14, ऐसे 2 नेगेटिव होता है इसमें, ठीक है। और इसके कितने होते हैं भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक F पे कितना होते हैं 7, तो 2 है तो 2 × 7 14 हो गए, और O पे कितने होते हैं 6,
तो 6 इंटू 2 12 और -2 भी है इस पे, तो ये भी हो गया 14। तो ये ऐसे बोलते हैं कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है जैसे कि ये है, उनका बॉन्ड ऑर्डर भी ना सेम होगा, ठीक है ना, उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा, मतलब जो इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ना वो भी सेम होगा, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अच्छा, अब एक ये वाली चीज समझ लो कि अगर मैं किसी का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर दूं, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर दूं मैं, मतलब पहले उसके बीच में एक बॉन्ड था, अब मैंने 2 कर दिए या 3 कर दिए, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर दिया, पहले उसके पास एक बॉन्ड था, अब मैंने वो 2 कर दिए, तो जब भी मैं बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करूंगा ना तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ये वाली लेंथ कम हो जाएगी। ये बात याद रखना कि सिंगल बॉन्ड की ज्यादा लेंथ है और डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर किसी का इंक्रीज कर दूं तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब अगर किसी चीज की लेंथ देखो, जैसे हमारे पास इस ये मार्कर है, ये लेंथ मतलब इसकी जो लेंथ है वो ये है, ठीक है। अब ये स्टेबल है लेकिन उतना स्टेबल नहीं है, मैं इसको तोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसकी लेंथ को कम कर दूं, इसकी लेंथ समझो बस इतनी सी है, तो मैं इसे कैसे तोड़ दूंगा, नॉर्मल सी चीज है, मैं इसे कैसे तोड़ दूंगा। तो अगर लेंथ कम हुई ना तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे तुम सपोज करो कि हमारे पास ना कोई पहले ना इतनी बड़ी चीज है कोई, ठीक है, मैंने उसकी लेंथ इतनी कर दी, तो पहले तो मैं उसको तोड़ भी सकता हूँ, लेकिन अब इसको कैसे तोड़ूंगा, तो मैं ये बोल दूंगा कि ये बाद में ज्यादा स्टेबल होगी, इतनी स्टेबल ये पहले नहीं थी। आई ना ये वाली बात समझ में, ठीक है। तो अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होएगी, बॉन्ड लेंथ पहले ज्यादा थी, अब हमने बॉन्ड लेंथ कम कर दी, तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसके चांस ज्यादा है कि ये ऐसे की ऐसी रहेगी, इसकी स्टेबिलिटी कम थी क्योंकि ये टूट सकती थी, ठीक है। अब क्योंकि अभी ज्यादा स्टेबल हो गया, तो अब इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। भाई ऐसा थोड़े ना मैं इसको बिल्कुल भी तोड़ ही नहीं सकता, तोड़ तो सकता ही हूँ मैं इसको, किसी और चीज से तोड़ देंगे है ना, नहीं हाथों से टूटे किसी और, पर उसके लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो ये एनर्जी अगर बॉन्ड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी ना तो बॉन्ड की जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने में बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी वही तो दिया जो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी यूज होती है, ठीक है, तो वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो सिंपल सी चीज ये है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम होएगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और बॉन्ड की स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं, बाय।